श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज बात होगी शह और मात की। शतरंज की बिसात पर वो चाल जहां बादशाह के सामने किसी और घर में जाने की स्थिति ही नहीं रहती सिवाय मात को मंजूर करने के। आज ऐसी ही शह और मात की दस्तक देती खबरें लेकर हम आए, जिसमें बात होगी गुजरात में पहले चरण की कम वोटिंग के बाद शह और मात के दावों की, जहां आपको पता चलेगा क्यों कहा जाता है बीजेपी चुनाव में 2 कदम आगे चलती है। सीट और वोट दोनों गंवाने के बाद आजम खान अपने ही घर में फिर बड़ी मुश्किल में कैसे फंसे हैं। एक मुख्यमंत्री की सबसे करीबी और बड़ी अफसर की गिरफ्तारी से भविष्य की सियासी दस्तक को सुनाएंगे और दिखाएंगे आपके हक की दस्तक में क्या नौकरी मांगने पर कार्यकर्ता पिटेंगे। सबसे पहले गुजरात चलेंगे, जहां पहले चरण की वोटिंग के बाद एक चर्चा बहुत तेज है। कयासों के बाजार गर्म है। कम मतदान को लेकर जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कम वोटिंग हुई है तो बीजेपी की सीट भी कम होगी। कोई बोलता है कि लोग बीजेपी की जीत मानकर चल रहे हैं, इसीलिए बदलाव के लिए वोट देने बाहर नहीं आए। कोई क्या बोलता है, हमारा मकसद सिर्फ यह बताना नहीं है, हमें तो आपको आज सवालों के समुद्र के किनारे खड़े गुजरात में पहले चरण की कम वोटिंग का जमीनी गणित समझाना है, जिसे देखने के बाद आप भी कोई क्या कहता है उसे सुनने की जगह अपनी तरफ से गुजरात की राजनीति समझा पाएंगे। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बाद सबने कर दिया अपनी अपनी सरकार बनने का दावा। પણ ચૂંટણીમાં ગઈકાલે જે મતદાન થયું છે કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને દક્ષિણ ગુજરાત, એમાં કોંગ્રેસે જ નક્કી કરી દીધું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી જશે। गुजरात में बहुमत आएगा, हमारी सरकार बनेगी। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे पहले वो लोगों को घरों से निकाल के वोट डलवाते थे। कल उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। कल उन्होंने घरों से निकाले नहीं लोग, इसलिए वोटिंग में कमी, भाजपा को नुकसान है। और कल की जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0 से 1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। दूसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान से पहले फर्स्ट फेज की 89 सीटों पर हुई वोटिंग के आधार पर क्या ये दावे सच्चे हो सकते हैं? सवाल के पीछे की वजह समझिए। चर्चा की पहली वजह ये, पहले चरण में गुजरात में 63.14% वोटिंग हुई। 2017 में इन्हीं 89 सीटों पर पहले चरण में 66.75% मतदान हुआ, यानी पिछली बार के मुकाबले मतदान 3.61% घट गया। दूसरी वजह चर्चा की ये, 10 साल की सबसे कम वोटिंग पहले चरण में गुजरात में हुई। चर्चा की तीसरी वजह ये कि 2012 के पहले चरण में मतदान 2007 के मुकाबले बढ़ा था तो बीजेपी की सीट भी बढ़ गई थी। 2017 में पहले चरण में मतदान घटा था तो बीजेपी की सीट घट गई थी। इस आधार पर विपक्षियों के मन में लड्डू फूट रहा है। विरोधी दावा करते हैं 2022 के पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत गिरा है तो बीजेपी की सीट भी घट सकती है। अब जरा यहाँ पर 2 दावे सुनिए। हम एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ पुनः गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं। कल का मतदान इसी बात का संकेत है। पहले राउंड वोटिंग के लिए गुजरात की जनता का मैं विशेष आभार और अभिनंदन करती हूँ। गांधी खानदान धूमिल सा था गुजरात की इस धरा से, और कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इस चुनाव का ही बहिष्कार किया है पूर्णतः। और इसीलिए कल जब आपके जितने भी मीडिया के मित्र हैं वो जिस भी पोलिंग बूथ पर गए, आपको हर गुजराती के मुख से भाजपा के अलावा और कोई राजनीतिक दल का नाम सुनाई नहीं दिया। 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और मेरे ख्याल में 2 तरीके हैं। एक तो हम मानते हैं कि अगर बम्पर वोटिंग हो तो सरकार के खिलाफ होता है। आमतौर पे माना जाता है कम वोटिंग हो तो सरकार के हक में माना जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे पहले वो लोगों को घरों से निकाल के वोट डलवाते थे।
कल उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, कल उन्होंने घरों से निकाले नहीं लोग, इसलिए वोटिंग में कमी, भाजपा को नुकसान है। और कल की जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0 से 1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। अब आपको ये समझना जरूरी है, क्या कांग्रेस के साइलेंट रहने से गुजरात में समीकरण बदल सकते हैं? क्या वोटिंग पहले चरण में भले घटी हो लेकिन बीजेपी का वोट नहीं घटेगा? क्या वोटिंग घटने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी अंदर खाने कोई खेल कर सकती है? क्या गुजरात के चुनाव में न पक्ष के लिए बड़ी लहर है न विपक्ष के लिए बड़ा उत्साह? जो सवाल हमने अभी आपको रिपोर्ट में दिखाए, बारी अब उनके जवाब भी देने की है। सबसे पहले कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के साथ 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। बीच चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी समाज के चेहरे को मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम की कुर्सी एससी, एसटी और अल्पसंख्यक को देने का प्लान किया है। वजह सीधी सी है कि गुजरात में ओबीसी वोट 52%, दलित वोट 8% और मुस्लिम वोट 9% है। यानी आक्रामक होकर लड़ती बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस दबे पांव चल रही है। ऐसे में पहले चरण के घटे मतदान का राजनीतिक अर्थ क्या है? इसे आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने गुजरात की राजनीतिक नब्ज समझने वाले 2 वरिष्ठ पत्रकारों से आपके लिए पूछा है। पहले चरण के मतदान के ठीक बाद और दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 2 रोड शो करते हैं। गुरुवार को 50 किलोमीटर का, शुक्रवार को 10 किलोमीटर का। पहले चरण में घटे हुए मतदान के बाद नरेंद्र मोदी के लगातार 2 दिन रोड शो के राजनीतिक अर्थ को समझने के लिए आपको कुछ देर अपनी टीवी स्क्रीन पर गुजरात की चुनावी जमीन का कण-कण समझने वाले 2 राजनीतिक विश्लेषकों की बात सुननी जरूरी है। अजय उमत और चिंतन आचार्य आज आपको गुजरात के पहले चरण के घटे मतदान से बढ़े सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। जैसे सवाल नंबर 1, क्या गुजरात में पहले चरण में 2017 के मुकाबले 3% से ज्यादा वोट इसलिए घटे क्योंकि ना तो सत्ता से बहुत संतुष्ट जनता के मन में है और न ही विपक्ष के प्रति कोई बहुत बड़ा उत्साह? गुजरात चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में कोई उत्साह पहले से नहीं था। जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से देखिए निरुत्साह का वातावरण है, वो मुझे लगा कि लोगों में है। तो शायद लोगों में ये भावना नहीं है कि एक पार्टी जो है काफी सालों से शासन कर रही है उसको लगातार हम वापस चुनाव जिता कर ले आए, ये एक जो जज्बा है वो भी नहीं है। या फिर वो भी नहीं है कि इतने साल बहुत हो चुका, अब नया परिवर्तन चाहिए, कुछ और पार्टी आए और हमको नई दिशा में ले जाए। तो ये वाला भी जो एक एंथुजियाज्म होता है, जो उत्साह है, वो भी नहीं है। तो इस पूरी चीज़ों में मैंने देखता हूँ कि मिला जुला जो रहा उसको लेकर थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स जो बोलते हैं हम लोग, वो मिला और इस वजह से चुनाव में जो मतदान की प्रतिशत जो है वो कुछ गिरी है। सवाल नंबर 2 ये कि त्रिकोणीय चुनाव के बावजूद पहले चरण में मतदान क्यों बढ़ा नहीं? अगर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होती और एक एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग होती तो वोट शेयर बढ़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी जो थी वो सौराष्ट्र में ऐसा कुछ करिश्मा नहीं कर बताई। वोटर क्यों बाहर निकलेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वोटर बाहर निकलेगा। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है तो वोटर बाहर निकलेगा। वहां पर वोटर्स को रियलाइज हुआ कि कुछ करने से फायदा नहीं है। क्योंकि उदाहरण के रूप में देख लीजिए विजय भाई रूपाणी की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से गवर्नर वजूभाई वाला चुनाव जीतते थे, वहां से नरेंद्र मोदी ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू स्टार्ट किया था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% वोटिंग कम है, लेकिन उसके बगल वाली सीट जहां ट्रायंगुलर फाइट है तो वहां वोट शेयर जो है वो करीब 5 से 7% ज्यादा है। सवाल नंबर 3 ये है कि 2017 में वोटिंग घटी तो बीजेपी की सीट घट गई थी। 2022 में पहले चरण में वोटिंग घटने से क्या कोई नुकसान हो सकता है?
2017 में ये था कि पाटीदार जो है सीट्स, ऐसी कुछ 36 सीट्स है सौराष्ट्र और कच्छ की मिला के, उसमें ये मुद्दा था कि उनका एक साइक बन गया था कि उनको ये रूलिंग पार्टी है उसको वापस नहीं लाना है। तो वो एक जज्बा था, लेकिन कहीं शहरी जो इलाके हैं वहाँ से बीजेपी ने रिकवर करके अपनी सत्ता हासिल तो कर ली 99 सीट लेकर, लेकिन वो जो जज्बा था सौराष्ट्र में पाटीदारों में स्पेशली मैं कहूँ तो, फिर कुछ दलित इलाके थे वहाँ पर ऊना के फ्लॉगिंग इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे भी नाराजगी थी। जो कोस्टल बेल्ट है सौराष्ट्र का, जहाँ पर कोली जो यहाँ के मछुआरे कम्युनिटी है, उनके भी बहुत सारे प्रश्न थे डीजल के दाम को लेकर, कुछ इश्यूज थे सरकार के साथ में, तो वो भी काफ़ी नेगेटिव नैरेटिव वहाँ उस वक्त चला था। तो उन्होंने कुछ ऐसा अपनाया था, साइकोलॉजी डेवलप किया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाला जो था वो बना हुआ था मूड, तो सरकार के खिलाफ में मतदान किया जाए, मतलब बीजेपी के खिलाफ में। वो इस बार इतना इंटेंस नहीं है, तो उस वजह से जो वो जज्बा था कि इस सरकार को बाहर निकालना है, किसी नई पार्टी को मौका देना है, वो वाला मुद्दा इस बार गैर मौजूद रहा। पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कटौती हुई है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो मतदाता है वो काफी निराश थे, क्योंकि ना परिवर्तन की लहर थी और ना ही उम्मीद थी उन्हें कि विपक्ष जो है वो सत्ता में आ सकता है जो परिवर्तन के लिए वोट डाले। हालांकि देखना दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, जहां पे 2017 में पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन की वजह से ज्यादा मतदान हुआ था, वहां पे इस बार के चुनाव में क्या नतीजा आता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। और गुजरात चुनाव में इस दौरान वही हुआ है जिसका डर कांग्रेस पार्टी को रहता है और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इसका इंतजार करती है। दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है और कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा की तरफ से एक बयान आया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए उग्रप्पा ने कहा कि पीएम मोदी आधुनिक भस्मासुर हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद का यह विवादित बयान है। चंद दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल किया गया था और अलग अलग मंचों से इसका जिक्र भी हो चुका है। पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री हर चुनाव क्यों अपने ही चेहरे पर बीजेपी को लड़वाते हैं। यह सवाल विपक्ष का हो सकता है, लेकिन क्या सवाल यह भी नहीं विरोधियों को सोचना चाहिए कि जब विपक्षी नेता आज के चुनाव की रणनीति बना रहे होते हैं, बीजेपी आगे के इलेक्शन का चक्रव्यूह रचने लगती है। जो हम आपसे कह रहे हैं इसे समझने के लिए बीजेपी का आज का एक बड़ा फैसला आपको जानना जरूरी है। जहां बीजेपी ने गुजरात चुनाव के बीच पंजाब में शह और मात के लिए बड़ी तैयारी की है। तारीख 2 दिसंबर बीजेपी संगठन में नियुक्ति की चिट्ठी निकालती है। 8 लोगों की 3 पदों पर नियुक्ति करती है। खास बात यह कि 8 में से 6 पंजाब के हैं। बीजेपी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया। बीजेपी ने पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ को भी अपनी राष्ट्रीय कार्यसमिति में सदस्य की कुर्सी दे दी। इनके अलावा पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को बीजेपी की विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य की जगह दी गई। पंजाब में बीजेपी के विधायक दल के नेता मनोरंजन कालिया को भी जगह मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया की बेटी अमनजोत कौर रामूवालिया भी बीजेपी की विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य बनी। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता रहे जयवीर शेरगिल बीजेपी में आने के बाद अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। मैं आज से जो नकारात्मक राजनीति है उससे सकारात्मक राजनीति की ओर जा रहा हूं। अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा हूं। चमचागिरी पथ से कर्तव्य पथ की ओर जा रहा हूं। और आज एक जो देश को बनाने वाली राजनीति, आज ऐसी पार्टी जो श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी की मेहनत से पुष्पित और पल्वित हो रही है, उसमें शामिल हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने समझिए कि अभी से 2024 के लिए पंजाब में कमर कसनी शुरू कर दी। वजह ये कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट बीजेपी पंजाब में पाई थी। अकाली दल के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने पर 3 सीट 2019 में बीजेपी पंजाब में जीत पाई थी। अब अकाली दल अलग है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। बीजेपी एक सीट का महत्व जानती है। अब आज की वो खबर आप जानिए
जो आने वाले दिनों में काफी हलचल भरी दस्तक लाती रहेगी। राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। कांग्रेस के पास शासन वाले बचे राज्यों में काफी अहम है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो विपक्ष के बाकी नेताओं की तरह बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, जहां अगले साल चुनाव होना है, वहां मुख्यमंत्री की ही उपसचिव और टॉप ब्यूरोक्रेट सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या यहां भी शह और मात का खेल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनकी यात्राएं, इनके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अक्टूबर महीना था जिस छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने ईडी को कटघरे में खड़ा किया था। कहानी अब उससे आगे बढ़ गई है। खनन घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारे में कहा जाता है कि सौम्या चौरसिया की हां के बिना कई मामलों में पत्ता भी नहीं हिलता। सत्ता के गलियारे की सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी किस मामले में हुई और कौन है ये, पूरी बात जान लीजिए। मामला छत्तीसगढ़ में खनन घोटाले से जुड़ा है। आरोप प्रति टन एक तय रकम कोयले में कमीशन के रूप में लेने का है। अब तक इस केस में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के साथ एक आईएएस और 3 अन्य की गिरफ्तारी हुई थी। अब मुख्यमंत्री कार्यालय की पावरफुल अधिकारी को ईडी ने गिरफ्तार किया। सौम्या चौरसिया 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी है, लेकिन राज्य के बड़े आईएएस भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की इन अधिकारी की ताकत को जानते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद तय है कि आकार में छोटे राज्य के भीतर बहुत बड़ी सियासी हलचल की दस्तक सुनाई दे सकती है आने वाले दिनों में। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपके हक की दस्तक, आप घर बैठे आवाज उठा सकते हैं आज दूसरों के लिए, ताकि कल आपको जरूरत हो तो वो भी आपके साथ खड़े रहें। कहानी बिहार की है, जहां महीनों से नौकरी का नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए छात्र परेशान हैं। आज सीएम की चुनावी सभा में जाकर नारेबाजी की जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने ही कुर्सियों से पीट दिया। घोषित करेंगे, यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। उपचुनाव में जहां जीत की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार सभा करते हैं, वहां पर भर्ती जल्द निकालने की मांग करते युवा प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ शिक्षक की नौकरी पाने वाले बेरोजगारों ने जब शर्म करो और हाय हाय के नारे लगाए, तब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की चुनावी सभा में मौजूद जेडीयू के कार्यकर्ता ही कुर्सी लेकर बेरोजगारों को पीट देते हैं। मुख्यमंत्री मंच से टीचर भर्ती जल्द शुरू करने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों को भरोसा देने की कोशिश करते हैं। पटना से घोषित करेंगे, यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। अगर वहाँ कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ कहना नहीं। चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है। सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कर चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता उनता मत करिए। चिंता ना करें, ये भरोसा तो कुर्मी उपचुनाव की सभा में दे दिया, लेकिन चिंता ये प्रदर्शनकारी क्यों ना करें, ये आप तय करिए। 2006 बिहार में चरण दर चरण शिक्षक भर्ती शुरू होती है। साल 2019 में आखिरी बार छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई। दावा है कि 3 साल से शिक्षक भर्ती का 7वां चरण नहीं शुरू हो रहा। जुलाई में कहा था कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती शुरू होगी, फिर से 6 महीने बीत गए, लेकिन टीचर भर्ती के नाम पर सिर्फ मिला आश्वासन। इसीलिए पटना में ये छात्र पहले सड़क पर पुलिस की लाठी पाए, अब बिहार में मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में
नौकरी का नोटिफिकेशन जल्द लागू करने की मांग पर मुख्यमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों पीटे गए। यह हाल उस बिहार का है जहां दावा किया जाता है कि अब तो लाखों रोजगार देने का नियुक्ति पत्र बांटने वाला सफल कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी हो रहा है, जहां पहले चुनाव लड़ने की योग्यता फिर वोट देने की योग्यता में मात खा चुके आजम खान फिर शह और मात की लड़ाई में फंसे हुए हैं। आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, या फिर वो अपनी मुसीबतें कम करना ही नहीं चाहते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस नेता को भड़काऊ भाषण और अभद्र भाषा के इस्तेमाल की वजह से 3 साल की सजा सुनाई गई हो, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई हो, वोट देने का अधिकार खत्म हो गया हो, वही आजम खान महिलाओं पर सरेआम अभद्र बयान देकर एक बार फिर मुसीबत में है। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। आजम खान के इसी तरह के बयान उनकी सियासी रुतबे को खा चुके हैं, लेकिन आजम है कि मानते नहीं और रामपुर में हो रहे उपचुनाव को जीतने के फेर में महिलाओं को नाराज कर बैठे हैं, जिन्होंने पुलिस में केस कर दिया। इनका भाषण बहुत बुरा लगा, तो ये बात इनको करना अच्छी लाजमी देती है। इन्होंने हमेशा औरतों के बारे में बुरा ही बुरा कहा, कभी अच्छा नहीं कहा। आज ही औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं, तो ये बताइए कैसे बर्दाश्त हो जाएगी। आजम खान के सियासी वजूद के लिए रामपुर में जीत ही सब कुछ है, इसीलिए वो भावुक अपील करते हैं ताकि अपने चाहने वालों के दिलों में अपने लिए दर्द पैदा कर सके। लेकिन ऐसा करते हुए आजम खान अक्सर हद तोड़ बैठते हैं, जिसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें नसीहत देते हुए कहते हैं, अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए। वाकई में वक्त सबसे बलवान होता है, तभी तो अखिलेश सरकार में जिस नेता की तूती बोलती थी, जिसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला एक पैर पर खड़ा रहता था, वो नेता अपने वजूद की जंग में खुद कई बयानों से जख्मी हो रहा है। आज तक ब्यूरो। गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ हमारा दुश्मन, सरकार क्यों दुश्मन हुई मेरी। 182 सीटों वाला गुजरात प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब। गुजरात उनकी जन्मभूमि है, जिसके वो 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। गुजरात से निकलकर वो दिल्ली पहुंचे। गुजरात में बीजेपी की जीत को लेकर जानकार कहते हैं कि पार्टी शर्तिया जीतेगी, लेकिन सवाल यह है कि 2017 के मुकाबले ये जीत कितनी बड़ी होगी। क्या कांग्रेस का साइलेंट प्रचार बीजेपी को चौंका सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी की आंधी में वाकई सारे विरोधी उड़ सकते हैं। नतीजा चाहे जो हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अहमदाबाद में दोबारा उन्होंने रोड शो किया। पहला चरण में गुजरातनी जनताए भारतीय जनता पार्टीनो डंको वगाड़ी दीधो छे। खास करीने गुजरातना जवानियाओ लड़ी रह्या। तुम बधु मतदान करावशो, दरेक पोलिंग बूथ में जशो, दरेक पोलिंग बूथ ना रेकॉर्ड तोड़शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के बाद ही गुजरात में कमल खिलने का दावा करने लगे। प्रधानमंत्री हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं मानो वो उनका पहला चुनाव हो। अगर मामला गुजरात का हो तो फिर प्रधानमंत्री बेमुरवत होकर मैदान में डट जाते हैं।
આટલી મોટી જનમેદની હોય એ જ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતના વિકાસ અને વિકસિત ગુજરાત એનું જે સપનું લઈને નીકળી છે એને તમે મોર મારી દીધી છે। लेकिन सवाल यह है कि गुजरात में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे प्रधानमंत्री चुनाव में बीजेपी के स्कोर बोर्ड को कहां तक पहुंचा पाएंगे। बीजेपी के पास भले ही 27 सालों से गुजरात हो, इसके बावजूद राज्य में सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। साल 1985 में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटें हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। सवाल यह है कि क्या इस बार प्रधानमंत्री बीजेपी को 150 के पार पहुंचा पाएंगे। भाइयों बहनों, जहां जाइए ત્યાં એક જ સ્વર સંભળાય, એક જ વાત સંભળાય। લોકોના મુખેથી એક જ વાત નીકળે છે, फिर एक बार। एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड शो कर चुके हैं, जिसमें वो 4 घंटे तक गाड़ी में खड़े होकर जनता के बीच रहे। गुरुवार की तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अहमदाबाद की सड़कों पर रोड शो निकाला। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए दिखे। पीएम का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि सड़क के दोनों ओर खड़े इन लोगों को पीएम की एक झलक ही देखने को मिली होगी, लेकिन फिर भी इनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं देखी गई। गुजरात चुनाव पर पूरे देश की नजर है। हर कोई देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री की अपने राज्य पर कितनी पकड़ है, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी गुजरात में बीजेपी को कैसे जिताने वाले हैं। गई काले अहमदाबाद में जनसागरना दर्शन करीने रात्रे राजभवन पहुंच्यो तो मैं કેટલાક લોકોને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફોન કર્યા। પહેલા ચરણમાં જ્યાં મતદાન થયું છે ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાની છે। ખાસ કરીને જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમનો ઉત્સાહ, માતાઓ, બહેનો, બેટીઓનો ઉમળકો એણે આ ચૂંટણી પરિણામો પાક્કા કરી દીધા છે। बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए पीएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो राज्य में जनसभा करने में सभी दलों के नेताओं से आगे हैं। वलसाड़ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में दूसरे रोड शो से इसका समापन किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिनों के अपने रोड शो में अहमदाबाद की सभी 17 विधानसभा सीटों को कवर किया। पीएम ने 30 बड़ी रैलियां की और 3 बड़े रोड शो भी किए। અને હું જ્યાં ગયો ત્યાં માતાઓને મળું તો ત્યાંથી પણ, દીકરીઓને મળું તો ત્યાંથી પણ, જવાનિયાઓને મળું તો ત્યાંથી પણ, ગામડું હોય કે શહેર, ઝૂંપડપટ્ટી હોય કે મધ્યમ વર્ગના લોકો હોય, એક જ વાત, એક જ સ્વર, બધેથી એક જ વાત સંભળાય છે, ફિર એક બાર। प्रधानमंत्री ने जहां रैलियों का रिकॉर्ड बनाया, वहीं राहुल गांधी ने सिर्फ 2 रैलियां की और वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही व्यस्त रहे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस ही रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में था। पहलो प्रश्न पूछो, पछी एमने पूछो क्या सरदार साहेबे દેશને એક કરવાનું કામ કર્યું તો બીજો પ્રશ્ન પૂછજો અને પછી ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછજો કે સરદાર સાહેબનું સરદાર સરોવર ડેમ પર દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્મારક બન્યું છે, તમે કોઈ વાર જઈ આવ્યા ખરા? ત્યાં પગે લાગી આયા?
કોંગ્રેસના લોકોએ ત્યાં જવું જોઈએ કે નહીં ભાઈઓ? प्रधानमंत्री की हर रैली में उनका फोकस नर्मदा योजना, आतंकवाद, तुष्टीकरण के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, डबल इंजन सरकार पर रहा। इसके अलावा पहले चरण के आखिर में पीएम कांग्रेस नेताओं के अपशब्दों को मुद्दा बनाया और जमकर निशाना साधा। અને કોંગ્રેસે મતદાન પથે પહેલા ચાલુ કરી દીધું કે ઈવીએમ 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 ઈવીએમ. કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો દેવાની. बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव 2024 की तैयारियों के हिसाब से भी बहुत अहम है। इसीलिए जानकार पीएम की तरफ से आखिरी वक्त तक किए जाने वाले रोड शो को बीजेपी की आगे की रणनीति के तहत देख रहे हैं, ताकि गुजरात के जरिए 2024 के लिए देश भर में हवा बनाई जा सके। ये तभी होगा जब बीजेपी कांग्रेस सरकार के 147 सीट जीतने के 47 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सके। अहमदाबाद से अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 30 साल बाद बैक टू बैक बहुमत की सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी सफर न केवल ऐतिहासिक है बल्कि असाधारण है। उनकी इस कामयाबी के पीछे गुजरात ही तो है। इसीलिए मोदी इस बार गुजरात चुनाव को न सिर्फ जीतना चाहते हैं बल्कि ऐसा बड़े फासले के साथ करने को बेताब है। बीजेपी को अगर रिकॉर्ड जीत की महत्वाकांक्षा पूरी करनी है तो फिर उसे सीटों की संख्या में ढलान को रोकना होगा। 2002 में बीजेपी को 127, 2007 में 117, 2012 में 115, 2017 में 99 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस को 2002 में 51, 2007 में 59, 2012 में 61 और 2017 में 77 सीटें मिली। आंकड़े कहते हैं कि 2002 के बाद से कांग्रेस बढ़ रही है और बीजेपी की सीटें सिकुड़ रही है। आम आदमी पार्टी की एंट्री से गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। इसी साल जब मार्च में 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से विपक्ष सत्ते में था, तब नतीजों के अगले दिन से ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया था। लेकिन गुजरात जीतने के मोदी मंत्रों की शुरुआत इससे कई महीने पहले सितंबर 2021 में ही हो चुकी थी। जब सुस्त माने गए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंप दी गई। यही नहीं, बीजेपी ने 25% उम्मीदवार पटेल समुदाय से खड़े किए। इसके अलावा हार्दिक पटेल, जवाहर चावड़ा और अल्पेश ठाकुर को बीजेपी ने अपने दल में शामिल करके कांग्रेस को हिला दिया। इस तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 की अपनी कमजोर कड़ियों को एक एक करके दुरुस्त कर कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेले एक भारत श्रेष्ठ भारतનો સંકલ્પ સાકાર કર્યો અને આ મારું સૌભાગ્ય છે ભાઈઓ કે વિશ્વનું સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ બનાવવાનું સૌભાગ્ય મને મળ્યું અને આખી દુનિયામાં સરદાર સાહેબનું નામ લોક જીભે ચર્ચામાં ચડ્યું। જે લોકોએ દબાવી રાખ્યું હતું ને બધું બહાર આવવા માંડ્યું। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसकी एक बड़ी वजह पिछली बार कई क्षेत्रों में कांग्रेस से पिछड़ना था। दूसरे चरण में 93 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी ने 51 और कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री की कोशिश कांग्रेस की मजबूत सीटों पर सेंध लगाने की है, जिसके लिए वो डबल इंजन सरकार का हवाला दे रहे हैं। તમે મને કહો મોંઘામાં મોંઘી સરસમાં સરસ ગાડી હોય એ વનમ એકદમ ટોપ ગાડી, સરસમાં સરસ ડ્રાઈવર હોય,
ભૂપેન્દ્ર હોય કે નરેન્દ્ર હોય, સરસમાં સરસ ડ્રાઈવર હોય, પણ એક ટાયર પંક્ચર થયેલું હોય તો એ ગાડી ચાલે? એ ગાડી આગળ લઈ જાય? આપણે બધા કમળ ખીલવવાના છે. ખીલવશો? બધા કમળ પાટણ જિલ્લાના આ વખતે ગાંધીનગર પહોંચવા જો કે नहीं? आमतौर पर गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। चुनावी सर्वे भी इसकी तरफ इशारा करते हैं, जिसने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं और प्रधानमंत्री जनता से इमोशनल अपील कर रहे हैं। બધાને મળવા જાઓ ને તો બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા. એ પીએમ સાહેબ આયા તેવું નહીં કહેવાનું. આ પ્રધાનમંત્રી આયા તેવું નહીં કહેવાનું. એ પ્રધાનમંત્રી ને પીએમ ને એ તો બધું દિલ્હીમાં, અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ. અને પછી બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા, એમણે તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. इससे पहले आज गुजरात में बनाऊं 6 का नारा देकर मोदी ने बड़ी चतुराई से गुजराती अस्मिता का दांव चल दिया, जो उनका एक पुराना सियासी हथियार है, जिसके जरिए वो गुजराती गौरव को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं। આ ચૂંટણીમાં મારી તમારી પાસે એક અપેક્ષા છે. દરેક પોલિંગ બૂથના રેકોર્ડ તોડશો, એમને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ પાટણ આવ્યા હતા. ये प्रधानमंत्री आया था नहीं कहेवानू भाई, पीएम साहेब आया था नहीं कहेवानू. ये बधु तो दिल्ली में, पाटण में तो आपणा नरेंद्रभाई. एमने कहेवानुं के आपणा नरेंद्रभाई पाटण आया था अने तमने बधाने प्रणाम पाठव्या छे. लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए चुनाव के नतीजे तय करने में पहले की तरह निर्णायक होंगे। अहमदाबाद से अंजना ओम कश्यप और गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सिर्फ बीजेपी के लिए ही जीत का भरोसा देने वाले तावीज नहीं है। युद्ध से तंग आ चुकी दुनिया भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताया है। बाइडेन ने कहा कि वो भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक है। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।